नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमेरिका और यूक्रेन के युद्ध के समय और भारत पाकिस्तान के तमाम सवालों के समय वीटो पावर का जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा। हमने सबने सुना होगा कि किस तरह वीटो पावर का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना बचाव और अपने पक्षधर का बचाव किया जा सकता है। जब सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया तो रूस ने किस तरह वीटो किया। ऐसे में यह जानना जरूरी होता है कि ये वीटो है क्या, ये बना कब, किन किन देशों को हासिल है और इसका इस्तेमाल कब कब किस किस तरह से किया गया। दरअसल वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है मैं निषेध करता हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर लाए गए एक प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक दिया। इस प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन पर हमला रोकने और सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कोई प्रस्ताव विचार के लिए लाया जाता है तो अस्थायी सदस्य इस पर विचार करते हैं। यदि इसमें से कोई भी देश उस प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है तो उसे पास नहीं किया जाता है। इसी असहमति को वीटो कहते हैं। वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार सोवियत संघ या रूस के द्वारा किया गया है। इसने वीटो का प्रयोग 120 बार किया है। इसके बाद वीटो का प्रयोग 76 बार अमेरिका द्वारा किया गया है। ब्रिटेन ने इसका प्रयोग 32 बार, फ्रांस ने वीटो का प्रयोग 18 बार और चीन ने सबसे कम 5 बार वीटो का प्रयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन सदस्यों को अधिकार हासिल है कि किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, प्रस्ताव को सीमित कर सकते हैं। ये ठीक अमेरिका की विधायी प्रक्रिया की तरह है, जहां किसी कानून पर राष्ट्रपति का वीटो दोनों सदन और सीनेट का 2/3 वोट रद्द कर सकता है। वीटो किसी भी तरह के परिवर्तनों को रोकने का संभवतः असीमित अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन की एक शक्तिशाली संस्था है जिसकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हर महीने इस सुरक्षा संस्थान की अध्यक्षता अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में बदलती रहती है। इस बार यह जिम्मा रूस को मिला हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, तत्कालीन सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि इन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी जगह मिली हुई है और इसी अस्थायी जगह के चलते इनके हाथ वीटो लगा हुआ है। सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अलग अलग मौकों पर वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। सुरक्षा परिषद में शामिल कोई देश अगर किसी प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है लेकिन वीटो भी नहीं करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो उस प्रस्ताव से बाहर जा सकता है। वह अलग रहने का विकल्प चुन सकता है। इस प्रकार यदि प्रस्ताव पर 9 वोट पक्ष में पड़ते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। वीटो पावर संभवतः एक अस्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27(3) के अनुसार सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यों की सहमति मतों के साथ सभी निर्णय लेगी। वीटो पावर का विषय हमेशा विवादास्पद रहा है। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में भी इस पर विवाद और विमर्श होता रहा है। यह परिषद के कामकाज के तरीकों की लगभग सभी चर्चाओं के संदर्भ में सबसे अधिक बार उठाए जाने वाले विषयों में से एक है। भारत इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की कई बार वकालत करता आ रहा है। शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ अक्सर वीटो पावर का इस्तेमाल करता था। यह इतना ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल करता था कि यूएन में तत्कालीन सोवियत दूत मिस्टर वीटो के नाम से जाने जाते थे। 1946 के बाद से जब सोवियत संघ ने लेबनान और सीरिया से विदेशी सैनिकों की वापसी के संबंध में एक मसौदा प्रस्ताव पर वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह 294वां वीटो था। पूर्ववर्ती सोवियत संघ और बाद में रूस के भारत के पक्ष में 4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। सोवियत संघ ने पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जब पाकिस्तान ने विसैन्यीकरण के संबंध में एक अस्थायी संयुक्त राष्ट्र बल के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा और कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के करीब पहुंचा तो सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। 1961 में पुर्तगाल ने गोवा के संबंध में सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा। उस समय गोवा पुर्तगाल के अधीन था। भारत इस क्षेत्र को अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। जब गोवा में गोलीबारी हुई तो पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू करने की कोशिश की। एक प्रस्तावित किया कि भारत को गोवा से अपनी सेना वापस लेनी चाहिए। उस समय इस प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा समर्थन भी हासिल हो गया था, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव पर भी अपना वीटो लगा दिया।
रूस के वीटो लगने के बाद यह प्रस्ताव गिर गया। इसने भारत के उद्देश्य को मजबूत किया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा अंततः पुर्तगाल के शासन से मुक्त हो गया। सोवियत संघ ने इसके बाद 1962 में अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल किया और इस बार फिर से भारत के पक्ष में ही उसने वीटो लगाया। सुरक्षा परिषद में आयरलैंड के एक प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करने का आग्रह किया गया था। सुरक्षा परिषद के 7 सदस्यों ने इसका समर्थन किया। इनमें से 4 अस्थायी सदस्य थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर रूसी प्रतिनिधि प्लेनेट ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खत्म किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के बाद तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विरोध में उसका बहिर्गमन किया। 1971 को छोड़कर जब कश्मीर मुद्दे पर प्रस्ताव किए गए थे तब कश्मीर मुद्दा सुरक्षा परिषद में निष्क्रिय हो गया था। लेकिन दिसंबर 1971 में जब भारत बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ था, तब सोवियत संघ ने इस मुद्दे को सुनिश्चित करने के लिए 3 बार अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल भारत के पक्ष में किया। इससे हुआ कि कश्मीर कभी भी वैश्विक विषय नहीं बन पाया। यह 2 देशों के आपस का मुद्दा बना रहा, द्विपक्षीय मुद्दा बना रहा। इस तरह हम देख और कह सकते हैं कि वीटो पावर कितनी ताकत की चीज़ है। हालांकि भारत को बहुत बार इस वीटो का फ़ायदा हुआ है। यह भी सही है कि भारत लगातार इस बात की कोशिश में है कि उसे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिल जाए ताकि वीटो का अधिकार उसके पास भी आ जाए। भारत एक और वीटो का अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी ओर भारत के लिए रूस ने हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के रिश्तों के बीच भारत को कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, बहुत गंभीर पड़ सकता है, बहुत असमंजस की स्थिति में भारत हो सकता है, क्योंकि रूस ने भारत की बहुत बार मदद की है। यूक्रेन तो भारत का मददगार कभी रहा ही नहीं है। ऐसे में कौन किस पर हमलावर है, यह निश्चय करना भारत के लिए मुश्किल काम है। इसीलिए भारत सिर्फ अपने देश के बच्चों को जो वहाँ तालीम पाने गए हैं निकालने के सिवाय खामोशी ओढ़े हुए है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।